जरूरी सूचना। जो भी पिछले एपिसोड को अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर देखा है, तुम दोबारा से जाकर उसको देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को मजा नहीं आया होगा, क्योंकि गलती से मैं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटाना भूल गया था। लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर उसे दोबारा से रीअपलोड कर चुका था। अगर किसी को मजा नहीं आया तो फिर वो दोबारा से जाके देख सकता है। तो चलो ये एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था ग्योंग हाईमोंग के पास जाते जाते रास्ते में वो पेड़ के पास पहुंच चुका था, जिसके पास ही में ही बहुत तरीका जड़ी बूटी था। लेकिन वहां पर एक ऐसा हर्ब था जो कि उसे डॉक्टर खाने के लिए बोला था, इसलिए वहां पर बहुत सारा खा लेता है। और हाईमोंग के पास आने के बाद भी वो कुछ पत्ते छुपा के लेकर आया था और सोते सोते उसको भी खा रहा था, ताकि उसका तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उसके साथ वो महसूस भी कर पा रहा था उसके डांटियन में हीट एंटर कर रहा है। फिर दूसरे ही दिन वो उसी पेड़ के पास वापस आ चुका था, वो जड़ी बूटी को खाने के लिए। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत ही गर्म हो चुका था, यहाँ तक कि उसका शरीर रेड भी पड़ चुका था। और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरे बॉडी के साथ हो क्या रहा है, मेरा बॉडी बहुत ही हॉट फील हो रहा है। और उसी के साथ साथ उसके नाक के अंदर से खून भी निकलना चालू हो जाता है। फिर ये सब रियलाइज करने के बाद वो समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही जड़ी बूटी को खा चुका है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर वहां पर खड़ा होकर पानी को ढूंढता है ताकि अपने बॉडी का अंदर का हीट को वो मिटा सके। लेकिन वहां पर ढूंढते ढूंढते वो एक दूसरे जड़ी बूटी के पास आ जाता है, जहाँ पर वो फील करता है यहाँ पर बहुत ही ठंड महसूस हो रहा है। और सामने देखने पर वहां पर ब्लू कलर के बहुत सारे हर्ब्स थे, और ये सभी ठंड उसी हर्ब की वजह से हो रहा था। फिर वहां पर एक हर्ब्स को तोड़ता है और कहता है, क्या मैं इस हर्ब को खा सकता हूँ? अगर ये इतना ठंडा है तो फिर मेरा बॉडी भी इसको खाने के बाद बहुत ही कूल महसूस करेगा। चलो इसको खा के देखते हैं। फिर एक जड़ी बूटी को खाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर वो खाते खाते जब पूरा निगल जाता है, फिर वो रियलाइज करता है उसके बॉडी के अंदर जो आग का भवंडर था उसे मिटाने के लिए वहां पर एक बर्फ का तूफान आ चुका था। और इसी तरीके से उसके बॉडी के अंदर जितने भी हीट था वो मिट जाता है। फिर रियलाइज करने के बाद वो तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और उसी तरीके हर्ब को वो फटाफट से खाने लगता है और कहता है, अगर मैं इसको खाऊंगा तो फिर मेरे बॉडी के लिए बुरा भी नहीं होगा और मेरा हीट भी मिट जाएगा। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खाने की वजह से उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और उसे बहुत ही कोल्ड महसूस होता है। और ये कोल्ड को वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वो बहुत ही परेशान हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो एक हर्ब को खाने के बाद बहुत ही हॉट महसूस हो रहा है और दूसरे को खाने के बाद बहुत ही कोल्ड। ये सभी हर्ब बहुत ही अजीब है। फिर ऐसा करके वो फिर से हॉट वाले हर्ब को खाने लगता है, जिससे उसका शरीर ठंडे से फिर से हॉट हो जाए। लेकिन ज्यादा वो पत्तियों को खाने की वजह से उसका शरीर फिर से बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है। और ऐसा ही दोनों पत्तियों को खाने की वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा अलग तरीके का एनर्जी भर चुका था, यहाँ तक कि उसके बॉडी के एक साइड पर हमें रेड कलर दिखाई दे रहा था और दूसरे में ब्लू कलर हो चुका था। लेकिन तभी वो महसूस भी करता है उसका इंटरनल एनर्जी को और कहता है, मैं वापस इंटरनल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरा एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर वापस आ चुका है और मैं डंटियन के अंदर ट्रू एनर्जी भी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने सही कहा था, अगर मैं इसको ज्यादा खाऊंगा तो फिर मेरा तबियत क्विकली ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सारे प्रीशियस हर्ब को खा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है मैं क्विकली रिकवर हो जाऊँ। फिर शाम होते ही ग्योंग हाईमोंग के पास वापस आ चुका था और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। लेकिन हाईमोंग उसे कहता है, ओके चलेगा, तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है इसलिए तुम आराम से आ सकते हो। लेकिन ध्यान से देखने के बाद हाईमोंग को उसके कंडीशन के बारे में पता चल जाता है और उसे पूछता भी है, तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ है, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हो चुका है? लेकिन ग्योंग को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए कहता है, मेरे फेस को क्या हुआ, आपका मतलब क्या है? लेकिन वो जो बात भी कर रहा था उसके मुंह से पर्पल कलर का पॉइजन बाहर निकल रहा था। और हाईमोंग अपने नाक को कवर करते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह से ये क्या निकल रहा है? आखिरकार तुम खाए क्या हो? तुम्हारा फेस एक तरफ रेड हो चुका है और दूसरी तरफ ब्लू हो चुका है। तुम जब भी सांस छोड़ते हो तुम्हारे सांस के अंदर पॉइजन भी है। और ग्योंग कहता है, पॉइजन? फिर वो अपने आप ही चेक करता है अपने सांस को, फिर उसे एहसास होता है ये तो बहुत ही खतरनाक पॉइजन है और उसे अजीब फील भी हो रहा था। फिर हाईमोंग को वो सब सच बताता है और कहता है, जब मैं मास्टर होंग के पास जाता हूँ रास्ते में एक बड़ा सा ट्री आता है और उसी ट्री के पास बहुत सारा हर्ब होता है जो कि डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए बोला था। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं वहां पर जाके कुछ खा लूंगा तो फिर मेरा तबियत और भी ठीक हो जाएगा। और हाईमोंग समझ जाता है वो किस बड़ी ट्री के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअल में मास्टर होंग का खुद का गार्डन है जहाँ पर वो बहुत सारे पॉइजन हर्ब को उगाते हैं। कहीं ये उसी की बात नहीं कर रहा है? तो फिर मुझे क्विकली बताओ तुम किस तरह के हर्ब को खाए हो? फिर ग्योंग उसे बताता है, वहाँ पर एक ऐसा हर्ब था जिस हर्ब में सिर्फ 3 पत्तियां था और उसी को ही मैं खाया था। फिर हाईमोंग उसे डांटते हुए बोलता है, तुम कैसे बच्चे हो, तुम जरूर से 3 लिव्ड हर्ब के बारे में बातचीत कर
कर रहे हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा इसको खाने के लिए? और गेयोंग उसे बताता है जब डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आए थे तभी उन्होंने कहा था ये हर्ब को खाने से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। और हाइमोंग फिर सोचता है फिर से वही हर्ब वही था जो कि मेरे लाइफ को बर्बाद कर चुका था और अभी ये बच्चे को भी बर्बाद कर रहा है। वो खतरनाक पॉइजन। ऐसा लगता है कि मास्ट्रोंग ये सब में इन्वॉल्व है। मैं जाके उन्हें पूछूंगा उन्होंने इतना पॉइजन हर्ब को एक छोटा सा बच्चे को कैसे दे सकते हैं। लेकिन गेयोन उन्हें बताता है बट ये बात सच है, देखो मैं ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ उस हर्ब की वजह से और मेरा इंटरनल एनर्जी भी वापस आ चुका है। और हाइमोंग कहता है क्या? फिर दोनों ही टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और उस समय तक रात हो चुका था। और गेयोंग को वो समझाता है तुम जिस जगह के बारे में बातचीत कर रहे हो वो जगह में बहुत सारा पॉइजन हर्ब है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इस वजह से तुम कल से वहाँ पर नहीं जाओगे और वो हर्ब को खाने की कोशिश भी मत करना। और गेयोंग कहता है यस। फिर गेयोंग को वो बताता है ये अच्छी बात है, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी वापस आ चुका है। और मन में ही सोच रहा था जबकि इसका बॉडी हील्ड हो चुका है वो अभी क्यूआई एनर्जी को फिर से ऑब्जर्व कर सकता है। फिर गेयोंग अपने कपड़े के अंदर से वही नेकलेस निकालता है जो कि हेडमास्टर ने उसे दिया था और मॉन्क इसको देख के पहचान लेता है और कहता है ये तो ब्लड पॉइजन नेकलेस है। और गेयोंग कहता है हाँ ये मुझे हेडमास्टर ने दिया था पर्सनल लिया के। और हाइमोंग भी कहता है हेडमास्टर तुम्हें पर्सनल लिया के दिए थे, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि ये ब्लड पॉइजन नेकलेस की वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो। इतना सारा पॉइजन या हर्ब को खाने के बाद भी तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसको प्रॉपर्ली यूज करना चाहते हो तो फिर इसको अपने मुंह में रख दो। और गेयोंग कहता है अच्छा तो फिर इसको ऐसा यूज किया जाता है, अभी मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा पॉइजन अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन उधर हाइमोंग भी सोच रहा था हेडमास्टर खुद पर्सनली आके तुम्हें ये नेकलेस क्यों दिए? जब तुम पॉइजन मार्शल आर्ट को सीख रहे होते तभी तुम्हें ये हर्ब को दिया जाता है, एक हर्ब जो कि एक्सट्रीम यंग एनर्जी से भरा हुआ होता है और दूसरा पॉइजन हर्ब जो कि इन एनर्जी से भरा हुआ होता है। और हेडमास्टर खुद पर्सनली लाके गेयोंग को ये नेकलेस दिए थे। कहीं इसका मतलब मास्टर होंग और हेडमास्टर दोनों मिलके इसको हॉर्बिडियन आर्ट सिखाने के बारे में नहीं सोच रहे, ये मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी। लेकिन गेयोंग उस तरफ ठीक हो चुका था उसको मुंह में रखने के बाद और उससे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा था क्योंकि उसके बॉडी के सारा पॉइजन चला जा चुका था। बट हाइमोंग बहुत ही परेशान में आ चुका था और सोच रहा होता है मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो लोग भूल चुके हैं इसके वजह से हमें कितना प्रॉब्लम हो चुका है। उन लोग के हिसाब से अगर तुम्हें कोई मारता है तो भी तुम उसको उसका 10 गुना मारो। और मास्टर होंग की वजह से हमारा शाओलिन दिन प्रतिदिन और भी कमजोर होते जा रहा है और बाकी सब सेट को एक मौका भी मिल जाएगा हमारे ऊपर स्ट्राइक करने की। लेकिन अभी तुम उसी पॉइजन टेक्निक को गेयोंग को सिखाना चाहते हो, ये एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर हाइमोंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और गेयोंग कहता है गेयोंग मैं चाहता हूँ तुम मार्शल आर्ट मत सीखो, तुम्हारे पास ग्रेट पोटेंशियल है जिसको सभी चाहते हैं, लेकिन उसे की वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारे यूज करेंगे और तुमसे जलेंगे, क्या तुम इसको संभल पाओगे? फिर गेयोंग अपने मुंह के अंदर जो नेकलेस रखा था उसको निकालता है, फिर बोलता है हमने तो ऑलरेडी एक प्रॉमिस किया था कि मैं मार्शल आर्ट को सीखूंगा, तो फिर उसके बारे में क्या? और उसे हाइमोंग कहता है तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस रखने की कोई जरूरत नहीं है। गेयोंग कहता है ऐसा क्यों? और हाइमोंग मन में सोचता है मैं बहुत समय तक इसको कहना नहीं चाहता था लेकिन अभी टाइम आ चुका है इसको बताने की। फिर उसे बताता है तुमने जितने भी मार्शल आर्ट इसको सीखे हैं मास्टर होंग के द्वारा वो सभी टेक्निक हमारा सेट का नहीं है, बल्कि उनमें से बहुत सारे टेक्निक दूसरे सेट का है। अगर उन सभी को पता चल गया और तुम्हें उनके टेक्निक को करते हुए देखेंगे तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और गेयोंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है रियली मैं दूसरे सेट का मार्शल आर्ट इसको सिखाऊं? और हाइमोंग कहता है यस, बट गेयोंग के हिसाब से वो कुछ ही टेक्निक को प्रॉपर्ली सीखा है, वो है वन स्टेप फिस्ट और आयरन प्लम। फिर हाइमोंग कहता है अकॉर्डिंग टू मास्टर होंग उन्होंने तुम्हें सिर्फ कुछ मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया है लेकिन तुम अपने माइंड पर उनको कॉपी कर चुके हो। और गेयोंग उसे पूछता है लेकिन मास्टर होंग को दूसरे सेट का टेक्निक कैसे आता है? और वो कहता है हाँ ये थोड़ा हार्ड होगा समझने के लिए, लेकिन अभी तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ, ये एक लंबी स्टोरी होगा। और हाइमोंग के दिमाग में कुछ और ही था, वो चाहता था गेयोंग को यहाँ पर रोकने के लिए हेडमास्टर और मास्टर होंग को गेयोंग के साथ मिलना नहीं देना चाहता था, गेयोंग के तबीयत का बहाना बना के। और उस रात उसे सब कुछ बताया जाता है, लेकिन हमें वहाँ पर सीन शिफ्ट होके मास्टर होंग की तरफ दिखाते हैं जब वो अपने पर्सनल गार्डन में आता है जहाँ पर वो सभी पॉइजन वाले हर्ब को उगाता है। वहाँ पर आधे हर्ब तो गायब ही हो चुका था क्योंकि यहाँ पर आके गेयोंग बहुत सारा हर्ब को खा चुका था। और ये देखने के बाद मास्टर होंग चिल्लाते हुए कहता है ये किसका काम है, किसके पास हिम्मत है जो कि मेरे गार्डन में आके मेरा ही हर्ब को चोरी कर रहा है?
वो मेरे सभी प्रीसियस 3 लीफ हर्ब को ले चुका है। उसे क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा। अगर वो यहाँ पर उसे सेम तरीका हर्ब साइड में लगा लेगा। फिर उसे ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है यहाँ पर सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है। जिसने भी ये काम किया है वो अपने हाथों से फिर से उसे कवर अप करने की कोशिश किया है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है ये एक फॉर्मेशन है। इसको देखने के बाद मास्टर हंग गुस्से में आते हुए कहता है वो सिर्फ मेरे गार्डन को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर चुका है जिसके द्वारा और कोई उसके अंदर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर जो भी है मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। मैं मेन माउंटेन में वापस जाऊंगा और वहाँ से एक बंदे को पकड़ के लाऊंगा जो कि फॉर्मेशन के बारे में जानता हो। फिर सीन सेट होके हमें घर के ऊपर दिखाते हैं जो कि व्हाइट क्लोज था और वहाँ पर मास्टर होंग आ चुका था और किसी को बोल रहा था क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। कोई आके मेरे गार्डन में फॉर्मेशन लगा चुका है और मुझे जानना है वो किस टाइप का फॉर्मेशन है। और उसके सामने जो मोंग था वो कहता है वो गार्डन में तुम्हारा तो बहुत सारे हर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर कौन है जो कि हिम्मत करके तुम्हारे गार्डन के साथ छेड़खानी करने के लिए जाएगा। फिर मास्टर कहता है मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और सामने वाला मोंग कहता है ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो कि आपके साथ पंगा लेना चाहता है, लेकिन वो हो कौन सकता है। लेकिन तब तक मास्टर होंग का पेशेंस खत्म हो चुका था और कहता है तुम्हारे बकवास बात करना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो और वो जगह को देखो। अगर क्या होगा वो बंदा यहाँ से भाग जाए तो। लेकिन वो कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बहुत ही काम में बिजी हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं कहीं और जगह नहीं जा सकता। और मास्ट्रॉन्ग उसके चारों तरफ देखने के बाद कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि ये मास्टर वर्ल्ड में कुछ बड़ा चीज होने वाला है। फिर वो मोंग कहता है ये सभी डॉक्यूमेंट यूनियासिफ जेंग के इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और उसके मूवमेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और हेड मोंग ये सभी डॉक्यूमेंट को उठाते हुए कहता है क्या ये सच बात है, उसका फिर से कुछ मूवमेंट को डिटेक्ट किया है। और वो मोंग कहता है आई एम सॉरी तुम्हारे वजह से मैं मेरे पोस्ट को छोड़ नहीं सकता। लेकिन मास्ट्रॉन्ग उसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम कोई बहाना बना के मेरे साथ आ सकते हो, तुम्हारे पास पूछने के लिए आया हूँ। लेकिन वो साफ सा मना कर देता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जाना लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बट तभी उसे याद आता है और कहता है यहाँ पर एक इंसान है जो कि फॉर्मेशन के बारे में जानता है। फिर मास्ट्रॉन्ग कहता है कौन, उसका नाम क्या है। फिर वो मोंग कहता है वो मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं फॉर्मेशन के बारे में बात एक्सचेंज करता रहता हूँ लेटर के द्वारा, और वो अभी हमारे गेस्ट रूम में रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बोर हो चुका है, इसी वजह से वो अपने पोती के साथ यहाँ पर विजिट करने के लिए आया है और यहाँ पर घूम रहा है। और मास्ट्रॉन्ग सोचते हुए कहता है लेकिन अगर ये बात बाहर चला गया कि शाओलिन के अंदर कोई आ गया और फॉर्मेशन लगा के चला भी गया लेकिन शाओलिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, ये तो बुरा होगा। लेकिन सामने से वो मोंग कहता है तुम चिंता मत करो, वो कोई ऐसा बंदा है जो कि अंदर का बात को बाहर लीक नहीं करेगा और आप भी उसको जानते हो, वो जेंगल फैमिली से है। और मास्टरों को तुरंत से याद आ जाता है और कहता है कहीं फॉर्मेशन मास्टर जेंगल लीव तो नहीं है, क्या वो सच में शाओलिन के अंदर है अभी। और वो मोंग कहता है हाँ, इस वजह से तुम वापस जाओ अभी और मैं उन्हें बोल दूंगा तुम्हारे पास जाके वहाँ पर चेक कर ले। और मास्टर होंग भी और कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो इंसान एक फॉर्मेशन मास्टर है, उससे अच्छा फॉर्मेशन के बारे में कोई जान नहीं सकता। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हाई मोंग के घर के ऊपर जहाँ पर गेंग अभी भी प्रैक्टिस करे जा रहा था और पूरी ध्यान से अपने सभी मूवमेंट को याद कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और गेंग जब पीछे मुड़ के देखता है वो बिल्कुल ही हैरान हो चुका था क्योंकि वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी और गेंग उसे पूछता है तुम हो कौन। फिर हमें कुछ समय पहले शाओलिन का गेस्ट रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल फैमिली रुके हुए थे और कोई कह रहा था ग्रैंडपा मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन उसका ग्रैंडपा कहता है डियर बाहर के लोग वहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन वो बच्ची कहती है बट ग्रैंडपा आप भी तो आउटसाइडर ही हो, तो आप कैसे जा पा रहे हो। फिर हमें वो ग्रैंडपा को दिखाते हैं जो कि जंगल फैमिली का पुराना लीडर था जिसका नाम जंगल लीफ है और यही है फॉर्मेशन मास्टर। वो कहता है ये एक मोंग का कल्टिवेशन प्लेस है, इसी वजह से लड़कियों का वहाँ पर जाना फॉरबिडन है। लेकिन उसका पोती भी मुंह फुला लेती है और कहती है अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो फिर मैं वापस घर पे चला जाऊंगा। और इसका नाम था जेंगल योंग। फिर उसके ग्रैंडपा को पकड़ते हुए कहती है मुझे ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगता है, मैं भी वो फॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ। उसका ग्रैंडपा उसे समझाते हुए कहता है तुम अभी छोटी बच्ची हो और एक चाइल्ड के लिए वहाँ पर जाना ठीक नहीं रहेगा, वहाँ पर कुछ खतरा भी हो सकता है फॉर्मेशन के वजह से। और वो पीक में अगर तुम किसी को डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। लेकिन उसके साइड में जो मोंग था जो कि उसका दोस्त भी था वो कहता है वहाँ पर सिर्फ हाई मोंग और उनके डिसिबल रहते हैं, इसलिए कोई भी वहाँ पर कंप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। फिर वो बच्ची एक्साइटेड होके कहता है तो फिर इसका मतलब मैं आपके साथ जा सकता हूँ है ना ग्रैंडपा। और उसका ग्रैंडपा भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था और कहता है चलो फिर ठीक है हम वहाँ पर जाएंगे। फिर अभी प्रेजेंट पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्ची गेंग के सामने खड़ी हुई थी
और ग्योंग वो बच्चे को देख के बिल्कुल ही दीवाना बन चुका था और कहता है ये है क्या, इतना सुंदर बच्ची, यह माउंटेन पर कर क्या रही है। फिर वो बच्ची कहती है तुम जरूर से उनके डिसिपल हो गए। ग्योंग कहता है क्या, किसका डिसिपल। फिर पीछे से उसका ग्रैंडपा आता है और कहता है यंगर, तुम्हें किसी का भी ट्रेनिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। फिर ग्योंग के पास आते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं डॉक्टर की वजह से तुम्हारा ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो गया। बट ग्योंग उसे कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। फिर वहाँ पर हाईमोंक भी आ जाता है और कहता है अमितबा, मैं क्या जान सकता हूँ आप यहाँ पर क्यों आए हो। फिर जंगल लीव कहता है हम यहाँ पर मास्टर होंग से मिलने के लिए आए हैं और रास्ते में आपका जगह आ गया। हाईमोंग जैसे ही मास्टर होंग का नाम सुनता है वो सोचता है देखने में से लगता है ये कोई नोबेल फैमिली से है, लेकिन ये मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं। अब क्या हो गया, क्या कुछ मास्टर ने फिर से बुरा कर दिया है। फिर हाईमोंग उसे कहता है मास्टर होंग मेरा मास्टर है, अगर आप माइंड नहीं करोगे तो फिर मैं क्या आपको पूछ सकता हूँ आप क्यों इनको ढूंढ रहे हो। और वो कहता है मेरा नाम है जंगल लीव और मैं जंगल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर एक फॉर्मेशन है और उसी को ऑब्जर्व करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। हालांकि सावलिन की तरफ से यह अनइनवाइटेड है और ये न्यूज किसी को भी नहीं पता है। और हाईमोंग भी कहता है तुम जंगल फैमिली के हेड हो और मन में सोचता है फॉर्मेशन, कैसा फॉर्मेशन, ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हाईमोंग को तो कुछ भी नहीं पता था। और वो कहता है मैं सिर्फ एक यूजलेस ओल्ड मैन हूँ अभी, जो कि रिटायर्ड भी ले चुका है और सभी हार्डवर्क काम से छुट्टी ले चुका है। अभी जंगल फैमिली को मेरा बेटा संभाल रहा है। लेकिन हाईमोंग कहता है बट आप किस फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है। और जंगल लीव कहता है इसके बारे में मैं सिर्फ सुना हूँ, इसका डिटेल के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर खुद पता लगाने के लिए आया हूँ। फिर हाईमोंग मन ही मन सोच रहा था कौन होगा जो कि मास्टर होंग के पीक में जाकर वहाँ पर फॉर्मेशन लगाएगा, ये बहुत ही सस्पिशियस है। फिर हाईमोंग उन्हें कहता है यहाँ का रास्ता बहुत ही बुरा है, तो फिर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और वो भी कहता है ठीक है फिर। लेकिन जंगल लीव को उसके पोती पीछे से बुलाता है और कहता है ग्रैंडपा मैं ये बच्चे के साथ खेलना चाहती हूँ यहाँ पर। और जंगल लीव कहता है तुम बहुत ही बदमाश बच्ची हो, ये बहुत ही बुरा बात होगा किसी मॉन्क के ट्रेनिंग के समय में उसे डिस्टर्ब करना। एक यंग मॉन्क ये देश के लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है। लेकिन हाईमोंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चाहे तो आपके पोती यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जंगल लीव उसे बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही डर है कि मेरे पोती की वजह से यहाँ पर कुछ हो न जाए। और हाईमोंग उसे बताता है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है, दोनों बच्चे यहाँ पर रह के खेल सकते हैं। और उसके पोती की तरफ देखते हुए सोचता है ये सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, ये ग्योंग के साथ मैच कर सकता है। और ग्योंग का फैमिली भी कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है, वो भी बहुत ही बड़ा हाउस होल्ड है। तो जंगल फैमिली और ग्योंग फैमिली एक दूसरे का एक सुइटेबल मैच भी है। फिर जंगल फैमिली का जो पीछे से बॉडीगार्ड था वो कहता है आप मास्टर जाइए, मैं यहाँ पर रह के यंग लेडी का ध्यान रखूंगा, आप यंग लेडी के बारे में चिंता मुक्त हो जाइए। और जंगल लीव उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तो फिर ठीक रहा यंगर, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन मॉन्क के साथ डिसरिस्पेक्टफुल मत होना। और वो बच्ची कहती है ओके आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा ही करूंगा, यंगर यहाँ पर रह के आपका इंतजार करूंगे। और वो कहता है ऑलराइट। हाईमोंग फिर उनको लेके मास्टर होंग के पास निकल जाता है और वो सब जाने के बाद वो बच्ची ग्योंग के पास आता है और कहता है मेरा नाम जेंगल लियांग है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर ग्योंग उसे बताता है मेरा नाम जियांग ग्योंग है। फिर वो लड़की का नजर ग्योंग के कपड़े के ऊपर जाती है और कपड़े को देखने के बाद बोलती है क्या तुम एक भिखारी हो, तुम्हारे कपड़े बहुत ही गंदे हैं और खराब क्वालिटी के हैं। और ग्योंग वहाँ पर चिढ़ जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, ये कहाँ से तुम्हें गंदे दिख रहे हैं। फिर ग्योंग का नजर भी वो लड़की के कपड़े के ऊपर जाता है जिसको देख के मन में सोच रहा था वेल ये बच्ची का कपड़ा भी बहुत ही सिल्की है और स्मूथ है, इसको देखकर मेरे कपड़े के बारे में याद आ चुका है। और वो बच्ची सोच रहा था ये कहाँ पर देख रहा है और उसे लगता है कि मेरे बेल्ट में लगे हुए पेंडेंट को देख रहा है, लगता है कि उसे ये चीज बहुत ही पसंद आ चुका है, लेकिन मुझे डायरेक्टली मांग नहीं सकता शर्म की वजह से। ग्रैंडपा ने मुझे कहा था सभी का हेल्प करना चाहिए, अगर किसी को किसी चीज का जरूरत है तो फिर उसे दे देना चाहिए। इस वजह से वो पेंडेंट अपने कमर से निकल कर उसे दे देता है और कहता है तुम चाहो तो इसको रख सकते हो। लेकिन ग्योंग तो उसे मना करता है और कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। लेकिन वो बच्ची जबरदस्ती उसे दे रहा था और कहता है तुम इसको लो, तुम बार बार इसी को ही देखे जा रहे थे क्योंकि तुम्हें ये पेंडेंट चाहिए था इस तरीके के, मेरे पास बहुत सारा पेंडेंट है तो फिर ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम्हें देना। लेकिन ग्योंग अभी मना कर रहा था और इसको उसका बॉडीगार्ड भी देखे
जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था यंग लेडी बहुत ही काइंड हार्टेड है और बहुत ही प्योर है, लेकिन सामने बच्चा भी वो भी किसी से कम नहीं है। फिर हमें वो यंग लेडी को दिखाते हैं जो कि थोड़ा गुस्सा हो चुका था और कहता है तुम बहुत ही अनोइंग हो। ये यंग लेडी तुम्हारे ऊपर काइंडनेस दिखा रहा है लेकिन तुम तो ग्रेटफुल भी नहीं हो इसके लिए। फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा, लेकिन ग्योंग उसके हाथ को झटक देता है और कहता है मैंने तुम्हें बोला ना मैं इसको नहीं लेना चाहता। फिर वो बच्ची भी थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो, लेकिन तुम कर क्या सकते हो क्योंकि मैं भी बहुत ही जिद्दी हूँ। मैं एक बार मन बना चुका हूँ ये पेंडेंट तुम्हें देने का, तो फिर इसका मतलब तुम इसको लेके ही रहोगे। और इस तरह से ग्योंग के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर देता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ग्योंग उसके सभी हमले से डॉज किए जा रहा था और उससे पूछता है तुम कर क्या रहे हो। और इसी पकड़म पकड़ाई के वजह से उसके हाथ से पेंडेंट भी गिर जाता है और वो लड़की पेंडेंट के ऊपर ध्यान न देते हुए दोनों हाथ से ग्योंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस अटैक से भी ग्योंग डज कर रहा था। और इसके मूवमेंट को देखकर वो लड़की सोचती है मैं जो अभी टेक्निक को यूज कर रहा हूँ वो 1000 माइल थ्री हैंड टेक्निक है, लेकिन ये तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। ये टेक्निक हमारा जंगल फैमिली का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये उसके ऊपर काम ना करे। उस तरफ ग्योंग उसे कह रहा था प्लीज तुम इसको स्टॉप करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर किसी न किसी को चोट लग सकता है। और वो लड़की फिर से हमला करते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे इतना समय के लिए ट्रेनिंग के बाद तुम कितना इम्प्रूव हो चुके हो, अब ये अटैक से बच के दिखाओ। और वो अपना टेक्निक को यूज करके अटैक कर देता है जिसके वजह से ग्योंग के सामने बहुत सारा हाथ आ जाता है और ग्योंग इतने सारे हमले से डॉज नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो लड़की ग्योंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मैं फाइनली तुम्हें पकड़ चुका हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ऐसा एक छोटा सा डिसिपल मेरे टेक्निक के पकड़ से बच सकता है, कभी नहीं। और ग्योंग भी बहुत ही मुश्किल में पड़ चुका था और सोचता है मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। और वो टेक्निक है ब्लैंकेट फोल्डिंग, ये वही टेक्निक है जिसके द्वारा कंपटीशन में वांग को हराया था। उसी तरह से ये लड़की के हाथ को पकड़ता है और उसको लॉक कर देता है उसके बॉडी में, और जैसे ही एक हाथ को लॉक करता है फिर दूसरे हाथ के पास जाता है और उसको पकड़ के भी उसके बॉडी के साथ लॉक कर देता है, फिर पीछे आ जाता है और लड़की को दिखाते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये एक्चुअल में है क्या, वो पहली बार के लिए ऐसा टेक्निक को देख रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर होंग के पास फॉर्मेशन मास्टर और हाईमोंग पहुंच चुके थे और फॉर्मेशन मास्टर वहां पर देखते हुए कहता है मास्टर होंग यहाँ पर सच में एक यूनिक फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसको देखने के बाद मुझे एक अलग लेवल का प्रेशर महसूस हो रहा है। और मास्टर होंग भी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसको मैं पहली नजर में देख लिया था, मैं बहुत सारे फॉर्मेशन को देखा हूँ लेकिन ये फॉर्मेशन थोड़ा सा अजीब है। जो भी हो ये फॉर्मेशन का एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि पहली बार जब मैं इसको देख रहा था तब इसका प्रेशर की वजह से मेरे चेस्ट में पेन होने लगा जिससे मेरा सांस लेना भी तकलीफ हो चुका था। और फॉर्मेशन मास्टर भी कहता है हाँ ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये फॉर्मेशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें कोई बॉक्स में बंद कर चुका है और ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। ये सबसे डिफरेंट फॉर्मेशन है जितने भी आज तक मैं देखा हूँ, मैं जरूर से वो चेहरे को देखना चाहता हूँ जो कि फॉर्मेशन को सेटअप किया है। और मास्टर होंग कहता है चलो ये सब बात बाद में होगी, लेकिन प्लीज आप ये फॉर्मेशन को क्विकली डिसेबल करो, हमें अंदर जाके वो पर्सन का ट्रेस भी फाइंड करना है, आखिरकार वो है कौन। और फॉर्मेशन मास्टर भी कहता है हाँ मैं जल्द ही करता हूँ। और पीछे हाईमोंग इन सभी को देखते हुए सोच रहा था वेट ये है क्या, मुझे पता नहीं क्यों जानी पहचान से लग रहा है। फिर फॉर्मेशन मास्टर थोड़ी समय एनालाइज करने के बाद मास्टर होंग को बताता है यह और भी अजीब है, मैं टोटल 64 हेक्साग्राम एंड 384 लाइंस को एनालाइज कर चुका हूँ लेकिन फिर भी ये मैच नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस तरीके का फॉर्मेशन है। ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेशन के आसपास एरिया को मुझे केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और मास्टर होंग भी उस तरफ परेशान हो चुका था और कहता है कौन है जो कि हम सबको इतना बड़ी मुसीबत में डाल चुका है। और हाईमोंग इधर सोच रहा था ये तो वही बड़ा सा ट्री है जिसके बारे में ग्योंग बात कर रहा था, और यहाँ पर ही आके वो बहुत सारा पॉइजन या शहर को खा लिया था। और ये गार्डन में इतना क्लीन तरीके से वो हर्ब को लिया गया है कि मैं इसको एक बार देखने के बाद ही बता दूंगा ये ग्योंग का काम है। लेकिन ये दोनों इतना सीरियस क्यों है और किस बात के लिए, जो इन दोनों को बोलता है आखिरकार आप कौन से फॉर्मेशन की बात कर रहे हो और यहाँ पर अजीब क्या है, मुझे तो कुछ फील भी नहीं हो रहा है। फिर मास्टर होंग उसे कहता है तुम यहाँ तक हमें फॉलो करते हुए आ चुके हो, लेकिन अगर तुम हमारा कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो फिर तुम वापस जा सकते हो, हमें यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। फिर फॉर्मेशन मास्टर कहता है इसको देखो, तुम ध्यान से इसको देखो, ये बहुत ही सामान्य तरीके से काटा गया है जो कि मैन मेड ही हो सकता है, नेचुरली ये इम्पॉसिबल है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो फिर ये फॉर्मेशन एक इल्यूजन टाइप फॉर्मेशन हो सकता है। फिर मास्टर होंग उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेशन से जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकल रहा है वो तो तुम फील ही कर सकते हो,
लेकिन अगर तुम यहाँ पर कुछ नहीं जानते तो फिर तुम अपना मुंह को बंद करके खड़े रहो। फिर फार्मेसन मास्टर को कहता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपना काम जारी रखो। और हाई मॉन्ग मन में सोच रहा था, तुम दोनों ही एक तरीके से हो। और मास्टर होंग को ऐसा देखते हुए लग रहा है कि वो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था ग्योंग ये पॉइजनस प्लांट को मास्टर होंग के वजह से खाया है। लेकिन अभी ये सब देखकर मुझे और भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर इन सब के पीछे मास्टर होंग नहीं है तो फिर हेडमास्टर वो मोती को ग्योंग को कैसे दिए और उनको कैसे पता चला ग्योंग आगे जाके पॉइजन हो सकता है। बाय द वे ये सब कुछ कितना टाइम तक चलेगा? अगर इनके जगह मैं होता तो मैं तुरंत ही ये गार्डन के अंदर घुस जाता और एक फूल तोड़ के बाहर आ जाता। ये भी बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर फॉर्मेशन को सेटअप करेगा? मैं हमेशा से ही बहुत ही चौकन्ना और सेंसिटिव रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुका हूँ तब मुझे पता चल रहा है अगर तुम लाइफ में थोड़ा सा खुले दिमाग वाले होगे तो फिर सभी मुश्किल को तुम आसानी से पार कर सकते हो। चलो ये दोनों को थोड़ा और तड़पने दो, मैं तो यहाँ से चला। फिर हमें उस तरफ ग्योंग की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर ग्योंग वो बच्ची को लॉक कर चुका था और उसका बॉडीगार्ड उसके तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है, यंग लेडी क्या आप ठीक हो? और वो बच्ची भी अपने आप को आजाद करता है और कहता है, ये है क्या, ये किस तरह का टेक्निक है? और बहुत ही गुस्सा हो चुका था और उसका बॉडीगार्ड भी परेशान हो चुका था और सोच रहा था ये बहुत ही बुरा हुआ। अगर यंग लेडी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं तो फिर पता नहीं वो क्या से क्या कर देंगे। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो फिर यहाँ पर हमारे यंग लेडी का ही गलती निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटे से बच्चे को जो कि अपना ट्रेनिंग कर रहा था और सावलिन का डिसिपल भी है उसको मैं धमका दूंगा। फिर ग्योंग भी कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता था इसलिए ऐसा हो गया। और वो लेडी अपने बॉडीगार्ड को कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहता और उसके साथ खेलना भी नहीं चाहता। लेकिन उसका बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर ने कहा था उनके लौटने तक हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। फिर वो कहता है, तो फिर तुम मुझे बोल रहे हो यहाँ पर रहने के लिए? इतना बेइज्जती होने के बाद भी। फिर उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन उसको भी देखो, उसको भी बहुत ही सारा मार रहा है। और मिस आपको ज्यादा ही नहीं कर दिए? उसको भिखारी बोलकर ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है। और वो लड़की कहती है, क्या सच में मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया? हाँ लगता है यहाँ पर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। फिर उससे कहता है, ओके फाइन, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा भी यहाँ पर थोड़ा गलती है। और ग्योंग वहाँ पर सोच था, हाँ शुक्र है ये मान गई। और उसका बॉडीगार्ड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और ग्योंग को वो लड़की पूछती है, बाय द वे तुम कितने साल के हो? और ग्योंग कहता है, मैं 15 साल का हूँ। और वो लड़की उसे तो यकीन नहीं आ रहा था इसलिए कहता है, मेरा जितना हाइट है तुम्हारी वैसा ही हाइट है, लेकिन एक्चुअल में तुम मेरे से बड़े हो उम्र के मामले में। और ग्योंग कहता है, मैं रियली 15 साल का हूँ। और तुम कितने साल के हो? और लड़की कहती है, मैं 13 साल की हूँ। और ग्योंग को थोड़ा शौक लगता है और कहता है, तो फिर यहाँ पर मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन वो लड़की मुंह फुला देती है और कहता है उसे, तुम ऐसा सोचना ही मत, मैं तुम्हें बिग ब्रदर बुलाऊंगा। और ग्योंग भी कहता है, मैं कहाँ पर कहा कि तुम मुझे बिग ब्रदर बुलाओ, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर तुम मत बुलाओ। और लड़की कहती है, अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए नीचे जाकर कुछ अच्छा सा खाने के लिए खरीद दूंगा। और ग्योंग भी सोचता है, टेस्टी खाना? लेकिन फिर उसे कहता है, नहीं ये ऑलरेडी डिनर टाइम हो चुका है इसलिए मैं अभी खा नहीं सकता, अगर खा लूंगा तो फिर मेरा डिनर नहीं हो पाएगा। और लड़की कहती है, तुम कितना बोरिंग हो, वैसे तुम्हें सावलिन छोड़कर कब जाओगे? और ग्योंग उसे कहता है, 3 साल के बाद मैं घर पर जाने वाला हूँ, तब देखा जाएगा, अगर तुम उस टाइम में मुझे कोई टेस्टी खिला दोगे तो फिर अच्छा रहेगा। और ये दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और पीछे से बॉडीगार्ड थोड़ा रिलैक्स हो चुका था और सोच रहा था यहाँ पर और कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और लड़की कहती है, 3 साल ऑलराइट, वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है? और ग्योंग उसे बताता है, सांजिन प्रोविंस में। और लड़की बताती है, मेरा घर हुबाई प्रोविंस में है। फिर हमें दोबारा से मास्टर होंग और फार्मेशन मास्टर के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर इतना देर ढूंढने के बाद भी उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। और मास्टर होंग उसको ताना मारते हुए कहता है, मैंने सुना था जेंगल फैमिली फॉर्मेशन के मामले में सबसे बेस्ट है, लेकिन इन सभी को देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। और ये ताना फॉर्मेशन मास्टर के डायरेक्टली दिल को लगता है। फिर मास्टर होंग को वो कहता है, इतना देर एग्जामिन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कैलकुलेशन कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर एक भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। फिर पीछे से मास्टर होंग उससे कहता है, अगर ये फॉर्मेशन नहीं है तो फिर इससे इतना प्रेशर महसूस क्यों हो रहा है? और वो फॉर्मेशन मास्टर बहुत ही हिम्मत करके आगे जाता है और कुछ देर आगे जाने के बाद कहता है, आज एक्सपेक्टेड, देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, यानी ये कोई फॉर्मेशन नहीं है। और मास्टर होंग वहाँ पर बहुत ही चिढ़ जाता है और कहता है, सुबह से हम यहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन अभी जाके हमें पता चला ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, आखिरकार कौन है जो कि हमारे साथ खेल रहा है और प्रैंक करने की हिम्मत किया? और फॉर्मेशन मास्टर उसे कहता है, लेकिन फिर भी इसको इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी में एक यूनिक एक्सपीरियंस है
चलो आज तो शाम हो चुका है, मैं कल वापस यहाँ पर आऊंगा एग्जामिन करने के लिए। और वो दोनों भी कहते हैं फिर ठीक है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मास्टर ग्योंग भी कहता है चलो फिर ठीक है। फिर फॉर्मेशन मास्टर हाईमंग के घर के पास आ जाता है उसके पोती और बॉडीगार्ड को लेने के लिए, और दोनों ही दोनों को गुड बाय कहते और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त भी वो लड़की ग्योंग की तरफ देखते हुए चिढ़ा रहा था, लेकिन ग्योंग उसे अच्छे से बाय बाय कर रहा था। और हाईमंग उसे कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही मजा आया और लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है यहाँ से निकल के ये वर्ल्ड में जाने का। लेकिन ग्योंग कहता है मेरे पास अभी भी यहाँ पर रहने के लिए 3 साल और भी बाकी है। 3 साल के बाद मैं घर पर वापस चला जाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर खेलते हुए मुझे बहुत ही मजा भी आया। और हाईमंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर साफ सफाई कर दो, फिर डिनर के लिए घर पर आ जाना। और ग्योंग कहता है यस, और उनकी तरफ देखते हुए सोचता है आज मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत समय हो चुका है ऐसा मजा आता हुए। फिर वहाँ पर झाड़ू को उठा के साफ सफाई करने लग जाता है और कह रहा था मैं जब घर में वापस जाऊंगा मेरे मॉम और डैड को बोलूंगा एक छोटी बहन को लाने के लिए। अगर पॉसिबल होगा एक क्यूट सा मेरे पास छोटी बहन हो जाएगा, बिल्कुल ही वो बच्ची की तरह। मैं ये होप करता हूँ वो बच्ची को मैं वापस जल्द ही देख पाऊँ, और नेक्स्ट टाइम मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम के लिए खेल पाऊँ। और यहाँ पर हम एपिसोड को खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो फिर जाके लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन को ऑल पे सेट करके, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसका अभी 4 चैप्टर बाकी है और लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में ये निपट जाएगा, तो फिर जरूर से बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। अगर न्यू ईयर में किसी के पास पैसा आ चुका है तो भाई थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दो सुपर चैट करके। चलो फिर ये वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।